दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लोअर की परीक्षा अभी 21 तारीख को हुई है, 21 अक्टूबर को। तो उसमें जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है पेपर वन के अंतर्गत, तो 25 प्रश्न जो थे वो रीजनिंग के थे। रीजनिंग के बाद यहाँ पर बाकी के जो 75 प्रश्न थे वो जनरल नॉलेज पर आधारित थे। तो जनरल नॉलेज में भी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रम से 39 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मैं 39 से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि आपका समय जो है वो कम लगे और उन प्रश्नों को आप देख पाएँ जो कि आपके लिए परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द लोअर ब्लॉक्स इन ब्लॉक माउंटेन्स आर, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको करते हैं ग्राबेन यानी कि द्रोणिका। भ्रंशोथ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं द्रोणिका, इसका आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख, तो आप जानते ही हैं इसका उत्तर होगा कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है उद्योग, तो कंप्यूटर और टेलीफोन कंप्यूटर वगैरह, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ये आईटी से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और निम्न श्रेणी का भूरा कोयला, तो कोयले के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये लिग्नाइट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिमी भाग है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्नि मित्रम, ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। और शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार क्या कहलाता है। एक इकाई आयतन द्रव्यभार क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसका हो जाएगा डी। इसको कहते हैं स्थूल घनत्व, मतलब बल्क डेंसिटी। और निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको कहते हैं औषधि चट्टान, सेंडिमेट्री रॉक्स, ठीक है। देशांतर से क्या होता है, देशांतरण यानी कि माइग्रेशंस। माइग्रेशंस चेंजेस द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, तो जहाँ से आते हैं जहाँ पर जाते हैं दोनों, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी, संख्या, विस्तार और संयोजन को यह बदल देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न था कि लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो फरीद। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो अकबर और हेमू ने लड़ा था इसे, विकल्प सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। आंसर हो जाएगा इसका प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। तो देखिए सभी प्रश्नों को आप देखते रहिए और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, किसी भी परीक्षा में आ रहे हैं, अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तब आप इन प्रश्नों को देखना बिल्कुल मत भूलिए। मांडफोर्ड सुधारों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर देखो, केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों, तो विकल्प सी इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में निम्न में क्या सत्य नहीं है। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए यहाँ पर परहेज लग रहा है, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा और सत्यता तीनों चीज़ें थी, लेकिन परहेज उसमें शामिल नहीं था, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था, आपको पता ही है, विकल्प सी इसका सही है। पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था, आप जानते ही हैं, अंबेडकर गांधी, विकल्प ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ष 2020-21 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना है। 10.7 मिलियन टन। तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तब आप इसका उत्तर आसानी से दे पाए होंगे। और नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इसे वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, विकल्प डी इसका सही था।
और 10 रुपये के नोट पर किसका किसका हस्ताक्षर होता है? तो बहुत सारे लोगों ने चुपके से निकाल के देख भी लिया होगा, ये आरबीआई गवर्नर का होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी आया था, जो ये परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा हुई थी, शायद उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो यहाँ पर जो बैंक है और उसका उद्देश्य क्या है? आरआरबी का था कृषि अर्थ प्रबंध, ठीक है। और देखो आरआरबी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, आरबीआई नहीं है, तो आईडीबीआई और नाबार्ड और आरबीआई। तो यहाँ पर फिलहाल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध से संबंधित है, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस से। और फिर इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक है। और कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ऑपरेशन ग्रीन, ये नेफेड हो जाएगा या नेफीडी, ये तो आप जानते ही हैं। देखो प्रश्न बहुत मतलब अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, इनको आप कह सकते हैं कि ये स्तरीय प्रश्न हैं। मतलब प्रश्न ना तो बहुत ही टफ लेवल के थे कि पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, और ना ही ऐसा था कि बिल्कुल जो है एकदम इजी लेवल है, वो भी नहीं है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा इसी में लगता है श्रम। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा, चिकित्सा, देखरेख, प्रशिक्षण, तीनों में। तो विकल्प 20 का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन है, NFWP का तात्पर्य क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो विकल्प डी पहले से ही सही है, ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, अगर आपने पढ़ा होगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ये तो आप जानते ही हैं। और अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? 10वीं अनुसूची है ये, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद, फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कनाडा। और सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखो प्रावधान और अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, इसको जो है आपको बिल्कुल मैच करवा देना था। तो आर्टिकल्स हैं और नीचे कोड दिए गए हैं। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पर प्रावधान है और अनुच्छेद हैं, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है? मैच करवाना है। तो इसको आप आराम से मैच करवा सकते हैं, जैसे कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 है, इस पर एक फिल्म भी आई थी। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, ये हो जाएगा पहला वाला, अनुच्छेद 22। और अस्पृश्यता उन्मूलन, ये तो आप जानते ही हैं, अनुच्छेद 17 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रश्न यहाँ पर यह था कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन, आसान प्रश्न था, और 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। तो विकल्प डी इसका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो कौन सा एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? 71 है, और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प एक, मतलब ए इसका सही हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है। फिर इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो न्यूज़ में आप अक्सर देखते होंगे, मोदी जी भी अक्सर इसको बोलते रहते हैं। एक सहकारी संघवाद के संबंध में आप कई बार इस पर चर्चा सुने होंगे, विकल्प ए इसका सही है, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है, आप जानते ही हैं। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो देखो प्रश्न क्या है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, देखो इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी होगा, भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखो यहाँ पर कई सारे आंसर हो सकते हैं, निर्वाचन आयोग भी लोग बता सकते हैं, लेकिन सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आता है आयोग की ओर से।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखो, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में है। विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो ये वाराणसी हो जाएगा, विकल्प डी। और कौन सा युग्म असंगत है ये बताना था, कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत वाले में परमाणु विद्युत संयंत्र, ये आपका ये उत्तर भी जाएगा, ये संगत है, बाकी तो यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ये प्रश्न है। 77 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं इलाहाबाद और महोबा, ठीक है। और फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना ये आगरा से संबंधित है, आप जानते ही हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना ये उसके नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज होते हैं। विकल्प ए सही होगा इसका। और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में क्या मदद करता है? ये महिलाओं को शिक्षित करना, विकल्प ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था कि नेता को हमेशा, देखो नेता के बारे में बात हो रही है, तो देश को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही होगा कि नेता है तो उसको उद्देश्य का पता तो होना चाहिए। ए लीडर मस्ट ऑलवेज लीड विद द ऑब्जेक्टिव इन माइंड्स। तो बिना ऑब्जेक्टिव के आप नेता नहीं बन पाओगे, ठीक है। और टोक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है, तो यह उदर विष होता है, पेट में जाके काम करता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? संकेंद्रित जैविक खाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेड ऑर्गेनिक मैन्यूर हैज मैक्सिमम फास्फोरस कंटेंट? तो ये पक्षी गुआनो हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही है। और निम्न कंद फसलों में से किसी गरीब का मित्र कहा जाता है? फ्रॉम फॉलोइंग ट्यूबर क्रॉप्स विच वन इज नोन एज पुअर मैंस फ्रेंड? तो ये आलू हो जाएगा, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, आप गैस कर सकते हो। और निम्न में कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोथ रिटार्डेंट? अब इसका उत्तर आप बताओ, ठीक है। उत्तर नहीं मिला मुझे, और मतलब गैस करना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप बताओ निम्न में से कौन सी फसल प्रायः पर परागित होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप? ये हो जाएगा सोरघम, ठीक है, विकल्प बी इसका करेक्ट है, सोरघम। फिर है बोर्दो मिश्रण द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा? 87 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, प्रोफेसर मिलर डेट ने खोजा था बोर्दो मिश्रण, ठीक है। और फिर आलू पर्ण वेल्लन विषाणु, पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई द्वारा प्रेषित होता है, किसके द्वारा प्रेषित होता है? 88, ये हो जाएगा एफिड्स, ठीक है, एफिड्स, विकल्प बी सही है इसका। और फिर निम्न मशरूम प्रकारों में कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो बाजार में जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? व्हाइट बटन मशरूम देंगे वो आपको, तो विकल्प डी इसका सही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हैं। प्रश्न बहुत कम बचे हुए हैं, 100 प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोग 90 पे आ ही गए हैं। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नेट्रैक्स अनावरित हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में। मैंने कई बार आपको पढ़ाया था इसको, ठीक है, और कई बार इसका प्रैक्टिस भी करवाया था। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होता है। अंतः प्रजनन अवनति मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व इन, किस में होता है? 91 है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपरागित फसल, ठीक है, स्वपरागित फसल। और निम्न में से किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तरण शुरू किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो ये जायको डी है, विकल्प डी इसका सही है, जायको डी। और फिर क्वेश्चन नंबर 94 था बिजनेस ब्लास्टर्स, तो ये तो आपने खूब पढ़ा था, ये दिल्ली में शुरू किया गया है बिजनेस ब्लास्टर्स, बच्चों के लिए है, पैसे भी दिए जाते हैं उसमें। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर
IAF इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है? तो देखो इसका उत्तर बहुत सारे लोग देंगे ऑप्शन ए, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका राजस्थान होगा, ठीक है, राजस्थान ही इसका सही जवाब है। आप चेक कर लेना एक बार अगर आपको लगता है गलत है, नहीं तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सुजलम एक 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने आरंभ किया था? तो ये जल शक्ति मंत्रालय है, विकल्प डी इसका सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को होता है, ऑप्शन सी इसका सही है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 98 पे आ जाते हैं। 98 क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब इसका हो जाएगा हमारे पीएम थे, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, पीएम मोदी। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट होगा कि प्रतिष्ठित 100 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला, क्या पढ़ रहा हूँ, प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना है? तो ये आंसर हो जाएगा, देखो जीव मिल्खा सिंह इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जीव मिल्खा सिंह। और इसके पहले किसको मिला था? संजय दत्त को मिला था। फिर ये देखो अंतिम प्रश्न आ गया है, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ये अवनी लेखरा का नाम आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, अवनी लेखरा, ये जोधपुर की हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 100 प्रश्न हुए और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना और एक बार इसको फिर से लगा लेना। मैं आंसर की भी दोबारा से वहाँ पर एक फ़ोटो खींच कर वहाँ पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको आंसर भी मिल जाए, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इसको देख ज़रूर लेना। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।